गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोनी अवस्थी बीएलएड सेकेंड में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो जैसे कि पिछले में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का अर्थ, परिभाषाएं, सिद्धांत और विशेषताएं। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। देखिए हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो ये हिंदी वैदिक संस्कृत से जैसे हिंदी जो है वो वैदिक संस्कृत से संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश रूपों को पार करती हुई आज हिंदी के रूप में आई। मतलब जो हिंदी का आज हमारे सामने जो रूप दिखाई देता है, यह संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं को पार करते हुए हिंदी के रूप में हमारे सामने आई है। ठीक है, इसलिए संस्कृत, प्राकृत अथवा अपभ्रंश की रचनाओं में उसके पूर्व रूप के दर्शन होते हैं। जैसे संस्कृत जो ग्रंथ हैं या प्राकृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं या उस समय की जो रचनाएं हैं, उसमें जो है हिंदी के पूर्व रूप के दर्शन होते हैं। जो मतलब कहीं कहीं पर ही हिंदी के दर्शन होते थे संस्कृत की रचनाओं में, और प्राकृत की रचनाओं में, अपभ्रंश की रचनाओं में जो है संस्कृत के पूर्व रूप के दर्शन होते थे। ठीक है, परंतु हम आज की हिंदी के शिशु रूप में दर्शन, जो आज हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके शिशु रूप में दर्शन हमें सबसे पहले कब हुए थे? ईसा की 10वीं शताब्दी प्रारंभ होने से ईसा की 10वीं शताब्दी में हुए थे। जबकि वीरगाथा का काल जो है हमारा प्रारंभ हो चुका था। वीरगाथा काल मतलब आदिकाल का प्रारंभ हो चुका था। आदिकाल को हम दूसरे नाम से दूसरे नाम से जानते हैं, वीरगाथा काल के नाम से। ठीक है, आदिकाल को हम दूसरे अन्य काल के नाम से भी बुला सकते हैं, उसे कहते हैं वीरगाथा काल। ठीक है, वीरगाथा काव्य में श्री दलपत विजय का खुमान रासो और श्री चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध है। मतलब इसे ये बताया गया कि उस समय जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे जो हमारे महाकाव्य माने जाते थे, वो थे खुमान रासो, जिसके रचयिता कौन थे? श्री दलपत विजय और चंद्रवरदाई का ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये हमारा महाकाव्य है। और ये जो है रासो, पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो ये तो है हमारा जो है हिंदी भाषा का विकास। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हिंदी के महत्व को सभी लोगों ने स्वीकार किया कि ये हिंदी भाषा जो है हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमारा संविधान 1949 में बना, तो उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। मतलब 14 सितंबर 1947 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। अब क्या है, हम लोग जो है हिंदी भाषा को ही, जितने भी हमारे सरकारी जो कार्य होते हैं वो हम लोग हिंदी भाषा में ही, ज़्यादातर हिंदी भाषा में करते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा हिंदी भाषा का विकास। अब हमारा अगला टॉपिक आज का है संधि। ठीक है, संधि देखिए, संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन शब्द में आता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों या दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही मेल होता है। जैसे पहले नहीं होता था, राजा महाराजा लोग जब लड़ाई करने में सक्षम, अपने विरोधी दल को अगर अपने से मजबूत देखता था तो क्या करता था कि चलिए रहने दीजिए, युद्ध हम इससे नहीं करेंगे, इससे हम संधि कर लेंगे। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है? मेल करना। ठीक, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, विद्या और ये मेल कैसे होता है? जैसे पहले वर्ण का आखिरी वर्ण और दूसरे वाले का पहले वर्ण का मेल होता है। दोनों वर्ण मेल किए जाते, स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों का मेल होता। पहले वर्ण का आखिरी और सब वर्ण होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, तो इनका मेल होता है। तो इस तरह से संधि जैसे है, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे विद्या प्लस अर्थी, हमने यहाँ पे लिखा है विद्या प्लस अर्थी। विद्या का
जो आ है वो ले लेंगे और अर्थी का आ ले लेंगे, तो दोनों आ को मिला करके विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि अगर हमारा बड़ा आ है और बड़ा आ फिर आ जाता है तो यहाँ पर सिर्फ बड़ा आ ही होगा, या छोटा आ पहले है बड़ा आ बाद में है तब भी हमारा बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है विद्यार्थी, और उसी तरह से विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, और जैसे हरि प्लस ईस हरीस, इस तरह से क्या हो गया, ये हमारी संधि हो गई। अब देखिए संधि के कितने भेद, अब संधियों के जो भेद बताए गए हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो आप लोगों ने पहले भी स्वर संधि को पढ़ा होगा। स्वर संधियों के जो है 5 भेद होते हैं, स्वर संधियों के 5 भेद यहाँ पे बताए गए हैं। वैसे स्वर संधि के 8 भेद भी 8 भेद हैं, जैसे बड़े क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, इंटर तक तो इसमें हिंदी में जो है 5 ही संधियों, स्वर संधि जो है वो 5 ही बताई गई हैं, लेकिन आगे जो है इसमें 3 संधियाँ और मिल जाती हैं। 3 संधियाँ क्या है, जैसे पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये स्वर संधि में ये 3 संधियाँ और जुड़ जाती हैं तो संधि के 8 प्रकार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग संधि के 5 प्रकारों के विषय में ही देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्वरों का मेल होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया है ना कि 2 स्वर के मिलने से या 2 वर्णों के मिलने से जो शब्द में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, 2 स्वरों का मेल होता है। जैसे हमने बताया विद्या प्लस आलय, तो इसमें विद्या का आ ले लेंगे और आलय का आ ले लेंगे, दोनों स्वर ही, दोनों ही स्वर हैं और दोनों के मेल से बड़ा आ बन जाता है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, उसके बाद में व्यंजन संधि। अब व्यंजन वर्ण जैसे स्वर संधि में होता है वही व्यंजन संधि में भी होता है कि व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों का मेल होता है। ठीक है, जैसे सत प्लस जन, सज्जन। ठीक है, यहाँ पे सत, सत का ता ले लिया और फिर जन, तो क्या हो गया, दोनों का मेल होकर के क्या बना, सज्जन, सज्जन। ठीक है, फिर अब हम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इसी तरह से विसर्ग, जहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। ठीक है, जैसे कहा गया है विसर्ग संधि विसर्ग संधि में ये है, जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जैसे नमः प्लस ते, नमः, नमः में विसर्ग है तो नमः प्लस ते, तो यहाँ पे नमः में विसर्ग है और इन्हीं विसर्ग का रूप परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग का रूप परिवर्तित हो जाकर क्या बनता है, नमस, मतलब विसर्ग के स्थान पे आधा सा हो जाएगा और ते, पूरा रूप बनकर के संधि क्या संधि होकर के क्या शब्द बनता है, नमस्ते। ठीक है, उसी तरह से जैसे यहाँ पे विसर्ग संधियों के और भी उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे है हरिः प्लस तनोति, हरिः प्लस तनोति, हरिः का विसर्ग है और फिर तनोति है, तो हरि का जो विसर्ग है उसको हम किस रूप में परिवर्तित करेंगे, सा रूप में। जैसे अभी हमने सत प्लस जन, ठीक है, नहीं नमः प्लस ते, जैसे नमः प्लस ते हमने बताया है ना, तो यहाँ पे नमः का विसर्ग जो है आधे सा में परिवर्तित। उसी तरह से हरिस प्लस सेते में भी हरि प्लस सेते, इसमें भी क्या अरे हरि प्लस तनोद, हरि प्लस तनोद, तो इसमें भी हरि के विसर्ग का जो है सा हो जाएगा, फिर क्या होगा, हरिस तनोद। इस तरह से ये हो गया विसर्ग संधि। तो अब हम इसके बाद में स्वर संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जहाँ पे 2 स्वर वर्णों का मेल होता है, जो 2 स्वरों का मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। ठीक है, और स्वर संधियों के प्रकार जैसे कि हमने बताया, स्वर संधियों के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, तो अब हमारा है यहाँ पे है दीर्घ संधि।
दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकाह सवर्णे दीर्घा। यहाँ पे नोट्स में नहीं दिया हुआ है अकाह सवर्णे दीर्घा, इसका सूत्र नहीं लिखा हुआ, लेकिन हर संधि को लिखने से पहले उसका लिखने या याद करने से पहले उसका सूत्र जरूर जानिएगा, ठीक है। सूत्र जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सूत्र से ही पूरी परिभाषा समझ में आ जाती है। जैसे अकाह सवर्णे दीर्घा, अकाह सवर्णे दीर्घा मतलब आ के समान ही दूसरा आ आता है, आ के बाद दूसरा आ आएगा तो दोनों का मिलकर के क्या हो, दीर्घा हो जाएगा, ठीक है। अकाह सवर्णे दीर्घा मतलब समान दो स्वर अगर समान होते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है, ठीक है। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद में, अब देखिए दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद अथवा दीर्घ या ह्रस्व आ ई उ आए तो उसके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, आ बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है और ऊ हो जाता है, दोनों के मिलने से, ठीक है। तो इस तरह से यह हुआ हमारा, यह है हमारी दीर्घ संधि हुई। इसका उदाहरण अभी हम पहले बताया, जैसे सुखाड़ती है, विद्यार्थी है, विद्यालय है ना। हरि प्लस ईस है, हरीश है, रवि प्लस इंद्र है, रविंद्र है। इस तरह से मतलब दो समान स्वरों का मेल होकर के बड़ा स्वर बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गई, दीर्घ संधि। अब देखिए आगे हम यहाँ पे आपके नोट्स में जो है वो सूत्र किसी में भी नहीं लिखा, लेकिन हम सूत्र बता रहे हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। संधि के साथ में सूत्र जरूरी है लिखना, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को सूत्र मालूम भी है, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। ऑनलाइन जब क्लास हो रही थी तो हमने पहले भी इसको पढ़ाया है आप लोगों को, कि गुण संधि का जो सूत्र क्या है, आद गुणा, ठीक है। गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणा। अब इसकी परिभाषा देखिए, यदि आ अथवा आ की बात में, मतलब ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ई उ री आए तो क्रमशः ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। आ गया समझ में? मतलब यदि आ अथवा आ की बात में ह्रस्व आ छोटा आ हो अथवा बड़ा आ हो, इसके बाद में मतलब पहले पहले जो आपका शब्द होगा, पहले वाले शब्द में अगर लास्ट में क्या आता है, बड़ा आ आता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला जो शब्द है उसमें क्या है, ई उ री आए तो दोनों के मेल से क्या होता है, आ और ई मिलकर के क्या होगा, ए हो जाएगा। उ आ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा और री का अर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये तो हो गई आपकी गुण संधि। जैसे और उदाहरण देख लीजिए, जैसे देव प्लस इंद्र। अब देखो हमने बताया ना, आ के बाद में ई आया है तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अब देखिए हमने सामने भी वो दिखाया है, जैसे आ प्लस ई प्लस ए, ठीक है। आप लोग जब भी संधि लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें साथ में ये भी लिख दीजिएगा कि पहले का कौन सा स्वर हमने निकाला है, दूसरे शब्द का कौन सा हमने स्वर लिया है, ठीक है। वो आप दोनों का बराबर करके फिर लिख दीजिएगा, जो भी बनता है उसका परिवर्तित रूप जो भी होता है वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है देव प्लस इंद्र तो क्या होगा, देवेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए। उसी तरह से पर प्लस उपकार, जैसे पर का आ स्वर हमने हटा दिया, आ स्वर ले लिया और ऊ ले लिया तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, हमने बताया बड़े आ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद में ऊ आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, परोपकार। फिर है अर हो जाता है, आ के बाद में री आता है अगर तो री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे हमेशा देवर्षि महर्षि ये सब हम लोग लिखते हैं तो ऋषि वाला री नहीं लिखते हैं, हम लोग ऊपर रा लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पे महा प्लस ऋषि, बड़े आ के बाद में क्या आया है, री आया है तो री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो दोनों का मिला के क्या होगा, महर्षि, ठीक है। जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, महर्षि, ठीक है। ये तो हमारी हो गई है गुण संधि। अब अगली संधि हमारी क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ये हम आज संधियों की चर्चा कर रहे हैं, तो वृद्धि स्वर संधि है। अब अगली संधि हमारी कौन सी है, तीसरी वाली, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेच। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेच। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, यदि आ अथवा आ के बाद में ए ऐ ओ
आ अथवा आ का मतलब क्या होता है, ह्रस्व आ हो अथवा दीर्घ आ हो, छोटा हो अथवा बड़ा हो। ह्रस्व को छोटा आ कहते हैं और दीर्घ को बड़ा आ कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। ठीक, तो यदि आ अथवा आ के बाद ए ऐ ओ और औ आए तो ए का ऐ ओ का औ हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, जब आ के बाद आ अथवा आ मतलब छोटा आ या बड़े आ के बाद में ए ऐ ओ औ आए तो ए का ऐ ओ का औ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सदा प्लस ए हो, तो सदा प्लस ए हो मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, सदैव। सदा प्लस एव बराबर सदैव, मतलब सदा में दा का आ बड़ा आया है ना, उसके बाद में बड़े आ के बाद में ए आया है तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से महा प्लस औषधि। ठीक, तो यहाँ पे बड़ा आ आया है उसके बाद में ओ आया है तो दोनों का मिलकर के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, बराबर महौषधि। ठीक, अगली संधि हमारी है यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। ठीक है, तो यड़ स्वर संधि का सूत्र क्या है, इको यड़ज। यड़ स्वर संधि का सूत्र है इको यड़ज। आप लोग सूत्र बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिए कि जो संधि है उसी का सूत्र उसी के साथ में याद कर लीजिए। ठीक, जैसे यड़ स्वर संधि है तो इसका सूत्र क्या है, इको यड़ज। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद में कोई असमान स्वर आता है, देखिए असमान स्वर ही यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। गुण संधि में भी असमान स्वर दिखाया था कि आ के बाद सिर्फ दीर्घ के अलावा, दीर्घ संधि के अलावा सब में असमान स्वर है, मतलब समान स्वर नहीं है। सिर्फ दीर्घ संधि में ये बताया गया था कि आ के बाद में आ आता है तो आ का बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। लेकिन अब सब में क्या है, आ के बाद में क्या आता है, असमान स्वर ही आते हैं। तो यहाँ पे है यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा और उ का वा हो जाएगा, री का अर हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए इत्यादि, उदाहरण में है इति प्लस आदि। अब देखिए ई आया है, ई के बाद में बड़ा आ आया है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। बताया ना अभी आपको, ई का या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इत्यादि, ई प्लस आ प्लस बराबर या। उसी तरह से स्वागतम, स्वागतम ज़्यादातर ये संधि आप लोगों ने ज़्यादातर ये संधि शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं इस संधि को, सु प्लस आगतम स्वागतम। आप लोगों को पता भी होगा कि स्वागतम, ठीक है, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। तो जैसे सु का उ ले लिया और सु के उ के बाद में आ आया है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्वागतम, उ का वाह हो जाएगा। ठीक, फिर आया है पितृ प्लस आज्ञा। अब री के बाद में आ आया है तो री का रा हो जाएगा, पित्राज्ञा। ठीक, अब इस तरह से हम लोगों ने यड़ संधि देख ली है। उसके बाद में अब हमारी है अयादि संधि। अयादि स्वर संधि का सूत्र क्या है, इसका सूत्र बड़ा है और जो है इसको पार्ट में थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के 3 भागों में, जैसे कि हम संधि पढ़ा रहे हैं ना, संधि, तो ये संधि है, पूरा सूत्र संधि के रूप में आपके सामने आएगा। लेकिन इसको आप पूरा एक साथ नहीं बोल पाएंगे तो इसको विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, जैसे इको अभी हमने क्या बताया, अयादि स्वर संधि का सूत्र क्या है, एचो अय वा या वह, एचो अय वा या वह। तो इसको आप पार्ट में थोड़ा थोड़ा विच्छेद कर दीजिए और फिर इसको याद करिए, क्या है, एचो अय वा या वह। तो ये है सूत्र अयादि स्वर संधि का। उसके बाद में अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, अयादि संधि की परिभाषा। अयादि संधि की परिभाषा क्या है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद, यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई स्वर आए तो, मतलब ये नहीं है समान स्वर आए या समान स्वर आए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, तो बताया है जैसे इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, जैसे ए ऐ ओ औ के बाद में कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, आय आय औ आओ हो जाता है। जैसे
ए के स्थान पे अय हो जाएगा, अय के स्थान पे आय हो जाएगा, ओ के स्थान पे औ हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के हिसाब से आप देख लीजिए, जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम का क्या होता है, नयनम। ठीक है, ने प्लस अनम का क्या होगा, नयनम। उसी तरह से पो प्लस अनम जैसे पवनम। ठीक, अब नायका, अब आय, आय, अब देखिए आय का आय हो जाता है तो क्या होगा, जैसे ने प्लस आय, ने प्लस आय बराबर नायका, नायक। ठीक है, ने प्लस आय बराबर नायक। तो इस तरह से आपका ये हो गया अयाद संधि। अयाद संधि के और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे है, हाँ, जैसे भो प्लस अनम, भो प्लस अनम बराबर बहुनम। फिर है गय प्लस अकह, जैसे हमने बताया है ना, गय प्लस अकह तो क्या होगा, गायकः। अकह है तो गय के बाद में अकह तो गायकः। उसी प्रकार से औ का देख लीजिए, जैसे पो प्लस अनम पवनम। ठीक, और पौ प्लस अकह पावक, है ना, आव हो गया पावक, पौ प्लस अकह बराबर पावक। तो ये हो गई आपकी कौन सी संधि, अयादि संधि हो गई। और भी उदाहरण आप लोग देख के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप लोग इतना समझ गए, जैसे कि यदि, फिर से एक बार अयाद संधि को देख लीजिए, कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर अय हो जाता है, अय के स्थान पे आय हो जाता है, और ओ के स्थान पे औ हो जाता है, और औ के स्थान पे आव हो जाता है। तो उसी तरह से उदाहरण है, जैसे ने प्लस अनम नयनम, फिर है पो प्लस अनम पवनम। उसी तरह से नय प्लस अकह नाय, नय प्लस अकह नायक, और पौ प्लस अकह पावक। ठीक, इस तरह से ये आपके उदाहरण हो गए। इसके अलावा जो हमने संधियों की बात की थी कि स्वर संधियों के 8 भेद होते हैं। अभी तक इंटर तक आपको जैसा कि बताया गया है कि स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं। पहले भी पढ़ चुके होंगे, कहीं कहीं मिलता है कि पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी स्वर संधियों में 3 संधियाँ और होती हैं। 5 के अलावा 3 संधियाँ जो है वो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगाह पदांतादत। आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ये थोड़ा सा बताए दे रहे हैं कि पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है, एंग पदान तादत, मतलब एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, ए ओ, ए ओ के बाद में अगर आ आता है तो आ का पूर्व रूप हो जाता है, मतलब ए, अगर ए है या ओ है, ठीक है, उसके बाद में आ आता है तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। जैसे हरे प्लस औ, हरियो। तो और मोहन प्लस औ, ठीक है, मोहन नहीं, को प्लस अपी। ठीक है, को प्लस अपी तो को अपी। तो अब यहाँ पे जैसे हमने बताया है कि के प्लस अपी बराबर के अपी, गते प्लस अपी बराबर गते। तो ए के बाद में जब आ आता है तो आ का पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, पूर्व रूप का मतलब आप जो है, जैसे अंगा के आकार का बना होता है तो वही पूर्व रूप, आ का पूर्व रूप होता है। जैसे रामायण में पहले के जो ग्रंथ हैं उनमें ज़्यादातर आ के पूर्व रूप में ही, आ जहाँ पर भी आपको आ दिखेगा वो आ का पूर्व रूप ही होगा। पुरानी बुक्स जैसे रामायण है, महाभारत, इनमें सब में देखिए उठा करके, तो इनमें सब में आ का पूर्व रूप होता है ना। तो ये तो हो गई आपकी पूर्व रूप संधि। उसके बाद में है पर रूप संधि। पर रूप संधि का सूत्र क्या है, एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम मतलब अगर यदि आ के बाद में, आ उपसर्ग के बाद में, आ उपसर्ग के बाद में ए अथवा ओ आता है तो क्या होता है, आ का पर रूप हो जाता है। पर रूप मतलब क्या, पहले जैसे था वैसे ही हो जाता है। जैसे प्रा प्लस एजते, तो प्रा प्लस एजते जैसे है तो इसमें प्रा पर ए लग जाएगा और प्रा प्लस एजते वही रूप पूरा रहेगा, सेम वही रहेगा। बस क्या है, प्रा प्लस एजते जो
दूसरे शब्द में ए है तो ए वही मात्रा के रूप में प्राप्य चला जाएगा और क्या बनेगा, प्रयुज्यति। फिर उसी तरह से है उप प्लस ओसति, ठीक है। तो उप प्लस ओसति, अब ये भी पूरा पूर्व रूप हो जाए, मतलब पर रूप हो जाएगा। जैसे उप प्लस ओसति मतलब ओ की मात्रा को पापे लगा देंगे, उपोषति हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका पर रूप संधि। फिर है प्रकृति भाव संधि, लास्ट यानी कि 8वीं संधि क्या है, 8वीं स्वर संधि जो है वो है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि मतलब पदांत के द्विवचन शब्द के अंत में ई उ ए हो तो उनके बाद आय स्वर के साथ संधि हो जाती है। मतलब ये है दो मात्राएं हो, पहले में ई हो और दूसरे में ए हो तो दोनों का क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। मतलब प्रकृति भाव का मतलब क्या है, वो जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। जैसा है, जैसे यति यतो है तो इसमें क्या होगा, यति प्लस यतो प्लस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। वो जैसा प्रकृति का मतलब ही होता है, जैसा है नेचुरल, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, प्रकृति भाव संधि। उसी तरह से गंगे प्लस अमु, गंगे में एक ही मात्रा है, उसके बाद अमु आ है, तो दोनों में कोई परिवर्तन, बस प्लस हटा देंगे, बस प्लस हटा के क्या लिख देंगे, गंगे अमु। ये हो गया आपका प्रकृति भाव संधि। तो आज हम लोगों ने संधियाँ पढ़ी हैं और हिंदी भाषा का विकास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।